हाय एवरीवन। कैसे हो आप लोग? आई होप आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होगे। आज हमारा विद्युत धारा का सेकेंड लेक्चर है। पहले लेक्चर में हमने विद्युत आवेश के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर। पहले लेक्चर में मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूँ आपको। पहले लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन देखा था और कुछ कुछ एग्जाम्पल लेकर देखा था कि आवेश कैसे उत्पन्न होता है। और फिर हम विद्युत आवेश के बारे में पढ़ना स्टार्ट किए थे। विद्युत आवेश के प्रकार देखा था, जो दो प्रकार का होता है, धन आवेश एवं ऋण आवेश। और असमान आवेश और एवं समान आवेश के बारे में देखा था। समान आवेश जो एक दूसरे को आकर्षित करता था, और असमान आवेश जो था एक दूसरे को आकर्षित करता है, और समान आवेश जो था एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। और आकर्षण बल प्रतिकर्षण बल के बारे में हमने देखा था। और कूलम के नियम क्या कहता है? कूलम का नियम कहता है कि जब दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर हो तो उन आवेशों के गुणनफल का जो प्रतिकर्षण बल होता है या आकर्षण बल होता है, वह आवेशों के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है, और उन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें हमने देखा था, यहाँ पर देखिए। ठीक है, और उसको प्रूव भी किया था हमने। प्रूव करके हमारा फॉर्मूला क्या आया था? फॉर्मूला आया था फोर्स इज इक्वल टू के गुना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। बल इज इक्वल टू के गुना Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और के हमारा क्या था? नियतांक था। ठीक है, फिर उसके बाद हमने देखा था आवेश की उत्पत्ति का कारण क्या होता है। इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण के कारण होता है ना। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण आवेशों की उत्पत्ति होता है। ठीक है, और विद्युत आवेश का प्रवाह कैसे होता है? विद्युत आवेश का प्रवाह हमने माना था कि उच्च विभव से निम्न विभव की ओर होता है। और उच्च विभव किसको कहते हैं? धन आवेश को। और निम्न विभव ऋण आवेश को कहते थे। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक धारा और कन्वेंशनल धारा के बारे में हमने देखा था। आज के लेक्चर में हम यहां से स्टार्ट करते हैं, विद्युत धारा से। ठीक है, आवेश के बारे में हमने कल पहले लेक्चर में अच्छे से समझा था, और आज हम विद्युत धारा के बारे में देखेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, विद्युत धारा किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उसके दर को, मतलब इसका फॉर्मूला से इसको समझ सकते हैं आप। देखिए, ये जो करंट आप दिखाई दे रहा होगा, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। कहने का मतलब कि किसी चालक में प्रवाहित होने वाला आवेश मतलब Q की दर को, दर मतलब बाई टी मतलब Q बाई टी प्रति इकाई। दर का मतलब क्या होता है? प्रति इकाई समय में प्रति इकाई समय में आवेश किसी चालक में प्रवाहित होता है, तो उससे क्या कहते हैं हम? उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। प्रति इकाई समय में किसी आवेश को चालक से प्रवाहित होना विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, मतलब देखिए, किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर, मतलब प्रति इकाई समय में आवेश का किसी चालक से प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विद्युत धारा कहलाता है। ठीक है, देखिए, इसे हम I से डिनोट करते हैं, इसे हम I से सूचित करते हैं। विद्युत धारा को हम कैपिटल I से सूचित करते हैं, यहाँ पर दिया हुआ है। और इस फिगर में देखिए,
धाराएं जो कहाँ से, धाराएं जो है हमारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रही है। उच्च विभव हम किसे मानते हैं? उच्च विभव हम धन आवेश को मानते हैं और निम्न विभव हम ऋण आवेश को मानते हैं। तो धन आवेशित चालक को हम उच्च विभव मान लिए और ऋण आवेशित चालक को हम निम्न विभव मान लिए, और इन दोनों के बीच में एक चालक तार हम जोड़ दिए। चालक तार नहीं रहेगा तो आवेश कैसे प्रवाहित हो गए किसी चालक से? तो इन दोनों के बीच में एक हम चालक तार जोड़ दिए। अब डिफिनेशन क्या कहता है हमारा कि कभी भी जो धाराएं होती है वह उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जाती है, मतलब पॉजिटिव से निगेटिव की ओर विद्युत धारा जाती है। तो देखिए इस फिगर में देखिए ए से बी तक हमारा धारा है, इससे जा रहा है ना, ऐसे ऐसे जा रहा है, ऐसे उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है। और इस चालक मतलब ए बी के बीच में अगर प्रति इकाई समय में कोई आवेश इस चालक से प्रवाहित होता है तो उससे हम क्या कहते हैं? उसे हम विद्युत धारा कहते हैं। अगर कोई आवेश प्रति इकाई समय में किसी चालक से प्रवाहित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। मतलब I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। ठीक है, इसका फॉर्मूला कैसे निकला? यदि किसी चालक से 30 सेकंड में प्रवाहित होने वाले आवेश की मात्रा Q हो तो विद्युत धारा क्या होता है? विद्युत धारा I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो जाता है। क्लियर है? अगर T समय में जाएगा कोई आवेश Q, T समय में कोई आवेश Q प्रवाहित होता है किसी चालक से तो उसका विद्युत धारा क्या होगा? Q बाई टी होगा। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, Q इज इक्वल टू आई टी लिख सकते हैं ना। यह जो T आप देख रहे हैं बटा में है, इसको इस तरफ हम भेज दिए, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन में। इधर डिवीजन में है राइट हैंड साइड में, इस तरफ मेरा डिवीजन में है, तो इसको मैं इस तरफ भेजूंगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो इधर गुना में चल जाएगा, तो बच गया इधर क्या? Q। तो Q इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? आई टी हो गया। मतलब विद्युत आवेश इज इक्वल टू करंट, मतलब विद्युत धारा गुना प्रति इकाई समय, मतलब आवेश इज इक्वल टू विद्युत धारा गुना समय। ठीक है, दो फॉर्मूला यहाँ से आपको निकलता है, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू आई बाई टी। क्लियर है? I इज इक्वल टू क्यू बाई टी और Q इज इक्वल टू आई बाई टी। ये फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, 1 नंबर ऑब्जेक्टिव में पूछता है और न्यूमेरिकल सोल्व करने में भी आपको सहायता होगा अगर यह फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो। ठीक है, न्यूमेरिकल भी हम आगे सोल्व करेंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं समझ में आ गया? फिगर देख लिए आपने, समझ में आ गया फिगर, फॉर्मूला भी समझ में आ गया। अब देखिए विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक हमारा एम्पियर होता है और इसे हम एमीटर से मापा जाता है। एम्पियर को हम किससे मापते हैं? एमीटर से। एमीटर एक यंत्र होता है, एक मशीन होता है जो धाराएं मापने के लिए यूज होता है। जो विद्युत धारा को मापता है उसे क्या कहते हैं? उस यंत्र को हम एमीटर कहते हैं। ठीक है, और यह अदिश राशि है। अदिश राशि आपने पढ़ा होगा, 9th क्लास में शायद पढ़ा होगा। अदिश राशि किसे कहते हैं? अदिश राशि मतलब स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि मतलब जिसमें परिमाण हो लेकिन कोई निश्चित दिशा ना हो। कहने का मतलब परिमाण मान लीजिए 5 है तो इसका परिमाण 5 दिया हुआ है, 5 मीटर मान लीजिए, लेकिन इसका कोई निश्चित दिशा नहीं है तो उसे हम अदिश राशि कहते हैं। और सदिश राशि किसे कहते हैं? सदिश राशि का मतलब जिसका परिमाण भी हो, निश्चित परिमाण भी हो और निश्चित दिशा भी हो। कहने का मतलब अगर मान लीजिए यहाँ से इधर जा रहा है ऐसे, तो इसका एक निश्चित दिशा कौन सा है? इसका निश्चित दिशा हमारा यहाँ से ऐसे हो गया। लेकिन अदिश राशि में निश्चित दिशा नहीं होता है, वह इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है, इधर भी जा सकता है। उसका कोई निश्चित दिशा नहीं होता, लेकिन परिमाण होता है, निश्चित परिमाण होता है लेकिन निश्चित दिशा नहीं होता है। ठीक है, अदिश राशि समझ में आ गया। सदिश राशि के केस में दोनों होता है, निश्चित परिमाण होता है और निश्चित दिशा भी होता है। ठीक है, और देखिए
विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है और इसे हम एमीटर से मापते हैं। एमीटर क्या है कि यंत्र है जो विद्युत धारा को मापता है, एक मशीन है। और विद्युत धारा क्या है? विद्युत धारा एक अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, विद्युत धारा समझ में आ गया। किसी चालक में प्रवाहित होने वाले आवेश के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं और इसे हम आई से सूचित करते हैं। और विद्युत धारा हमेशा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर ही जाता है। उच्च विभव और निम्न विभव के बीच में हम एक चालक तार जोड़ दिए और धारा को प्रवाहित कर रहे हैं। धारा उच्च विभव से निम्न विभव की ओर जा रहा है प्रति इकाई समय में। अगर इस चालक से प्रति इकाई समय में कोई आवेश Q मान लीजिए जा रहा है, तो उसका क्या होगा? I इज इक्वल टू क्या होता है? I इज इक्वल टू Q/T हो जाएगा प्रति इकाई समय में। मतलब T समय, अगर समय दिया हुआ T और Q धारा जा रहा है उस चालक से, तो उसका करंट कितना निकलेगा? करंट निकलेगा Q/T। Q/T कर दीजिएगा ना, तो उसका करंट निकल जाएगा। मान लीजिए Q मेरा 6 है और T मेरा 2 है, तो करंट कितना जाएगा? 6/2 मतलब 3, तो 3 एम्पियर जाएगा, क्योंकि हम करंट को एम्पियर में मापते हैं। करंट को हम एम्पियर में मापते हैं। ठीक है, तो 6/3 6/2 मतलब 3, इस चालक से 3 एम्पियर जाएगा करंट। अगर Q मेरा 8 है और 2 सेकंड में जा रहा है, 2 सेकंड में, मान लीजिए 2 सेकंड में A से B तक 8 आवेश जा रहा है, तो इसका करंट कितना होगा? इसका करंट कितना हो जाएगा? Q की जगह पर हम 8 भर देंगे और T की जगह पर 2 भर देंगे। क्यों? क्योंकि 2 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक जा रहा है, तो 2 सेकंड में 8 आवेश प्रवाहित हो रहा है A से B की ओर। चालक से 8 आवेश जा रहा है, तो 8/2 कर देंगे तो मेरा कितना निकल जाएगा? 4 निकल जाएगा। 8/2 करेंगे तो 2 चौके 8, मतलब 4 एम्पियर करंट एक चालक से जा रहा है कितने समय में? 2 सेकंड में। ऐसे हम फॉर्मूला सोल्व करते हैं, मतलब न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं इस फॉर्मूला की यूज करके। ठीक है, और यह डिफिनेशन समझ में आ गया आपको? ठीक है, क्लियर है। आगे चलिए, देखिए एम्पियर की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ एम्पियर। अब एम्पियर की परिभाषा हम देखते हैं। जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर कहलाती है। अगर मान लीजिए इस चालक से ए बी एक चालक है, तो ए बी चालक से 1 सेकंड में अगर 1 आवेश प्रवाहित होगा, तो उसका 1 सेकंड में, तो 1 सेकंड में 1 चालक प्रवाहित होगा। तो मान लीजिए यहाँ पर मेरा 1 होगा और Q मेरा 1 होगा, तो 1 कट के मेरा क्या हो गया? एम्पियर हो गया। तो करंट मेरा कितना हो गया? करंट मेरा A हो गया, मतलब एम्पियर हो गया, क्योंकि 1 एम्पियर होगा ना। 1 मेरा कट गया तो 1 एम्पियर हो गया। तो उसी को हम एम्पियर से डिफाइन करते हैं। मतलब कहने का मतलब कि जब किसी चालक से 1 सेकंड में 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित होता है, अगर किसी चालक से इस चालक से अगर 1 सेकंड में यहाँ से यहाँ तक 1 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो उसे हम 1 एम्पियर कहते हैं। उसको हम डिवाइड कर दीजिए। देखिए 1 कूलम्ब मतलब Q को मैंने 1 कूलम्ब दे दिया और टाइम को मैंने 1 सेकंड दे दिया, तो इन दोनों को हम क्या कहते हैं? इन दोनों को रेशियो को हम कहते हैं 1 एम्पियर कहते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब आगे देखिए, इसे हम मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर में भी व्यक्त कर सकते हैं। मिली एम्पियर में कब करते हैं? जब बहुत ज़्यादा कम करंट, मतलब हमें अगर हम मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में हम करंट कहाँ पर हम देखते हैं? जहाँ पर हमें वैसी मशीन जहाँ पर हमें धाराएं जो होती है उसकी हम मिली एम्पियर में देखना चाहते हैं। करंट को हम मिली एम्पियर में भेजना चाहते हैं, ना कि एम्पियर में। एम्पियर में अगर धाराएं, कोई मशीन ऐसी होती है जो एम्पियर की धारा को सहन नहीं कर पाती है, मतलब वह खराब हो सकती है। अगर एम्पियर की धारा को हम प्रवाहित करेंगे तो वह मशीन खराब भी हो सकती है। तो कहने का मतलब है कि उस मशीन से हम अगर मिली एम्पियर में भेजेंगे या माइक्रो एम्पियर में भेजेंगे, तो वह मशीन अच्छे से काम करता है। तो 1 मिली एम्पियर क्या होता है? 1 मिली एम्पियर मेरा होता है 10⁻³ एम्पियर, और 1 माइक्रो एम्पियर क्या होता है मेरा? 1 माइक्रो एम्पियर होता है हमारा 10⁻6 एम्पियर। ठीक है,
ज़्यादातर जो इलेक्ट्रॉनिक मशीन होता है ना, आप आगे के क्लासेज में पढ़ोगे, 12th में इंजीनियरिंग करोगे, तो आप मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग करोगे आप कोर्स, तो आपको सारा का सारा जो मशीन होता है वह सब के सब मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर में चलने वाला मशीन आपको मिलेगा। तो इसीलिए हम करंट को मिली एम्पियर और माइक्रो एम्पियर में भी डिनोट करते हैं, क्योंकि जितना जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें होती हैं वह सारी की सारी मिली एम्पियर में ही काम करती है। अगर उसमें हम एम्पियर में धारा प्रवाहित करेंगे तो वह जल जाएगा या तो ब्लास्ट कर देगा, मतलब मशीन खराब हो जाएगा। ठीक है। और कोई कोई मशीन ऐसे होती है जो किलो एम्पियर और मेगा एम्पियर में काम करती है, जैसे हो गया ट्रांसफार्मर हो गया। ट्रांसफार्मर इस समय ज़्यादा धाराएं काम करती है। जैसे देखिए, कभी कभी चालक से प्रवाहित धारा का मान काफ़ी बड़ा होता है, ऐसी स्थिति में हम किलो एम्पियर या मेगा एम्पियर में डिनोट करते हैं उसे। और किलो एम्पियर किसे कहते हैं? 1 किलो एम्पियर इज इक्वल टू 1000 एम्पियर, मतलब 10 की पावर 3 एम्पियर। और मेगा एम्पियर इज इक्वल टू 10 की पावर 6 एम्पियर। ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ तक क्लियर है ना सबको? एम्पियर की परिभाषा समझ में आ गया? ठीक है। देखिए एक एग्जाम्पल देखिए, यदि किसी चालक से 2 मिनट में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो हमें क्या निकालना है? कूलम्ब निकालना। कूलम्ब आवेश प्रवाहित क्या होगा? 2 मिनट में 3 एम्पियर, मतलब मेरा क्या क्या दिया हुआ है, जो पहले इन्फॉर्मेशन दिया रहता है पहले उसको हम एक कॉपी पर लिख लेंगे, और फिर हम पता करते हैं कि हमें निकालना क्या है। तो जो निकालना होता है उसका फॉर्मूला हम लिखते हैं। तो हमें 2 मिनट दिया हुआ, मतलब टाइम दिया हुआ है, मेरा टाइम दिया हुआ है, टी दिया हुआ है हमारा, और एम्पियर दिया हुआ है हमारा, मतलब करंट दिया हुआ है, मतलब आई दिया हुआ है, मेरा आई दिया हुआ है। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना क्यू है, क्यू निकालना है हमें। तो क्यू इज इक्वल टू, हमने अभी पढ़ाया था, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इज इक्वल टू हमारा होता है आई टी। क्यू इज इक्वल टू हमारा होता है आई टी, मतलब करंट गुना विद्युत धारा गुना समय, विद्युत धारा गुना समय। तो टी दिया हुआ हमारा 2 मिनट, तो मिनट में दिया हुआ था, इसको पहले हम सेकंड में बदलेंगे। जो भी चीज़ करते हैं हम एसआई मात्रा में करते हैं, तो हम सेकंड समय को हम सेकंड में बदल देंगे। और करंट मेरा कितना दिया हुआ? 3 एम्पियर, तो ये तो मेरा एसआई मात्रक में दिया हुआ है। तो अब हमारा निकालना क्या? क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू आई टी कर दिए, तो आई की जगह पर मैंने 3 रख दिया, और टी की जगह पर मैंने 2 गुना 60 कर दिया। 60 क्यों किया? उसको सेकंड में बदलने के लिए। पहले वह 2 मिनट में दिया हुआ था, फिर उसको 60 से गुना किए सेकंड में लाने के लिए, तो अब 120 सेकंड हो गया। तो 3 में हम 120 से गुना कर देंगे तो कितना आ गया? 360 कूलम्ब आ गया मेरा। तो हमारा आवेश कितना आया? आवेश हमारा आ गया 360 कूलम्ब। यह मेरा आंसर है। क्लियर है? ठीक है। टी का वैल्यू दिया हुआ 2 मिनट, मतलब उसको मैंने सेकंड में बदल दिया, तो 120 सेकंड हो गया। और करंट का वैल्यू दिया हुआ 3 एम्पियर, हमें निकालना है क्यू। तो क्यू इज इक्वल टू होता है आई टी, तो आई की जगह पर मैंने 3 रख दिया, और टी की जगह पर मैंने 120 रख दिया, 2 गुना 60 मतलब 120 रख दिया, तो 360 आ गया उत्तर मेरा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब देखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या के पदों में विद्युत धारा, इलेक्ट्रॉन की संख्या के पद में हम विद्युत धारा निकालते हैं। देखिए, इलेक्ट्रॉन की संख्या मान लीजिए कि n है हमारा, और एक इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसका मान हमने पिछले लेक्चर में बताया था कि 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। एक आवेश पर मेरा आवेश का परिमाण कितना होता है? 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब होता है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यह जो देख रहे हैं ना, यह हमेशा आपको न्यूमेरिकल में पूछता ही है। तो 1.6 गुना 10 की पावर -19 कूलम्ब एक इलेक्ट्रॉन पर होता है। और अगर इलेक्ट्रॉन की संख्या मेरा n है, तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की परिमाण कितना है? 1.6 गुना 10 की पावर -19। तो n इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा? तो n से गुना कर देंगे, तो वही मैंने n से यहाँ पर गुना कर दिया।
तो एन ई मेरा कितना हो गया, एन ई आवेश हो गया। तो एन ई आवेश मतलब क्यू, तो क्यू इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, क्यू इज इक्वल टू हमारा फॉर्मूला आ गया एन ई। क्यों, कैसे आया ये फॉर्मूला, अगर एक इलेक्ट्रॉन को मेरा आवेश की संख्या, आवेश का परिमाण मेरा 1.6 गुना 10 का 19 है कूलम्ब, तो एन इलेक्ट्रॉन पर कितना होगा, तो एन से इसमें गुना कर देंगे, एन इंटू ई, तो एन ई हो गया, एन ई, और एन ई मेरा क्या है, एन ई मेरा आवेश है, कुल आवेश है। एन इलेक्ट्रॉन पर मेरा कितना आवेश हो गया, तो उसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, आवेश को हम क्यू से डिनोट करते हैं, तो क्यू इज इक्वल टू हमारा एन ई होता है। मतलब क्यू आवेश पर मेरा एन ई टोटल आवेश है। ठीक है, कहने का मतलब चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश मेरा कितना होता है, Q इज इक्वल टू एन ई होता है। किसी चालक के अनुप्रस्थ परिच्छेद मतलब एरिया से किसी चालक के अंदर प्रवाहित होने वाला कुल आवेश क्या होता है, Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, क्लियर है, फॉर्मूला याद कर लीजिएगा, यह चालक के रूप में है, और यह Q इज इक्वल टू आई टी हमारा क्या था, यह हमारा डिफिनेशन से आया था कि किसी चालक से प्रति इकाई समय में अगर आई करंट जा रहा है तो मेरा आवेश कितना होगा, कितना आवेश प्रवाहित हो रहा है उस चालक से, तो Q इज इक्वल टू आई टी। और यह हमारा एक दूसरा फॉर्मूला आ गया Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, अब हमारा होता है I इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है, और Q इज इक्वल टू हमने अभी एन ई देखा, तो Q की जगह पर हम यहाँ पर एन ई रख दिए, एन ई यहाँ पर मैंने रख दिया, तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया, I इज इक्वल टू हमारा हो गया एन ई। ठीक है, I इज इक्वल टू एन ई बाई टी हो गया, Q की जगह पर मैंने एन ई रख दिया, तो करंट विद्युत धारा इज इक्वल टू एन ई बाई समय। ठीक है, और पहले एक फार्मूला पढ़ा था विद्युत धारा इज इक्वल टू क्यू बाई टी, और दूसरा फार्मूला क्या आ गया, विद्युत धारा इज इक्वल टू एन ई बाई टी। दो फार्मूला मेरा आई का आ गया, दो फार्मूला मेरा क्यू का आ गया। अगर क्यू का याद है तो आई का आप निकाल सकते हो, आई इज इक्वल होता है मेरा क्यू बाई टी। अगर आई का याद है तो क्यू का निकाल सकते हो आप, इजी है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है ना, इसमें डायरेक्ट आप अगर क्यू का पता है तो आई का निकाल सकते हो, आई का पता है तो क्यू का निकाल सकते हो, न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने में इजी होगा। ठीक है, अब देखिए एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक कूलम आवेश मतलब Q इज इक्वल टू हमारा एन ई होता है ना, तो एक कूलम आवेश में, तो देखिए तो हम एन इज इक्वल टू क्यू बाई ई कर दिए, और क्यू मेरा कितना दिया हुआ है, क्यू मेरा 1 दिया हुआ है, 1 कूलम, और 1 ई में मेरा परिमाण कितना होता है, 1 ई में आवेशों का परिमाण कितना होता है, 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 होता है। तो एन हमारा क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन, हमें इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालना है, कितने इलेक्ट्रॉन होता है एक कूलम आवेश में। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, फॉर्मूला हमारा होता है Q इज इक्वल टू एन ई, फॉर्मूला होता है हमारा Q इज इक्वल टू एन ई। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है, एन मतलब कितने इलेक्ट्रॉन है एक आवेश में, तो क्यू की जगह पर हम वन रख दिए, और ई का वैल्यू तो हमें पता होता है, ई का वैल्यू क्या होता है, ई का वैल्यू होता है 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम्ब। हमें निकालना है एन निकालना है, तो एन अब देखिए 1 कूलम के जगह पर 1 ही हो जाएगा, और ये माइनस 19 जो है ऊपर चला गया मेरा, यह जो माइनस है यहाँ ऊपर जाके क्या हो गया, प्लस हो गया, तो 10 के पावर 19 इधर हो गया, ऊपर मेरा 10 के पावर 19 हो गया, और नीचे मेरा कितना है 1.6, यह जो मेरा नीचे 1.6 रह गया, और यह माइनस वाला ऊपर चला गया। तो अब इसको हम डिवाइड करेंगे, तो इसका फाइनल आंसर हमारा 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। मतलब कहने का मतलब कि एक कूलम आवेश में मेरे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, कैसे निकाला, फॉर्मूला से समझ में आ गया ना, इसको एक बार और देखते हैं। हमारा कह रहा कि एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है, और इलेक्ट्रॉन कौन सा हमारा एन है, हमारा एन यहाँ पर दिया हुआ है एन, तो एन हमें निकालना है,
तो n इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इधर गुना में तो इधर भागा में चल जाएगा, तो n इज इक्वल टू क्यू बाई ई होता है। और क्यू क्या दिया हुआ है, 1 कूलम दिया हुआ है, तो क्यू की जगह पर हमने 1 कूलम रख दिया। और ई की जगह पर हम क्या रखेंगे, ई की जगह पर मैंने बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश होता है, एक इलेक्ट्रॉन में 1.6 गुना 10 के पावर माइनस 19 कूलम होता है। अब इस दोनों को हम भागा करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे, तो यह जो माइनस में है नीचे 10 के पावर माइनस 19 है, यह ऊपर जाएगा तो प्लस 19 हो गया, ऊपर जाएगा तो प्लस 19। अब इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आता है, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है, इसको डिवाइड कैसे करेंगे, इसको एक 100 अलग रख देंगे, और उसको हम 100 के अलावा जो 10 के पावर कितना बच गया, 10 के पावर 16 बच जाएगा, क्योंकि 17 बच जाएगा। 2 जीरो अगर ले लेंगे हम इधर से, तो दो दो इधर से घट जाएगा 19 से, तो 17 बच जाएगा। तो 100 गुना 10 के पावर 17, अब 1.6 में हम 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारा 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन आता है। ठीक है, डिवाइड करने आपको आना चाहिए ना, वो तो आपके एंड से होना चाहिए। ये मेरा काम है फिजिक्स समझाना आपको, आपका काम है मैथमेटिक्स करना खुद से। कॉपी पेन लेकर बैठिए आराम से और वहाँ पर खुद से कोशिश कीजिए। ठीक है, अब देखिए सैंपल प्रॉब्लम एक है, उसी पर रिलेटेड एक क्वेश्चन है। अगर 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरा से दूसरे सिरा तक 5 सेकेंड में प्रवाहित होती है। अगर इतना इलेक्ट्रॉन अगर किसी चालक से एक सिरा से दूसरे सिरा में 5 सेकंड में प्रवाहित हो जाता है, 5 सेकंड में एक सिरा से दूसरा सिरा में चला गया, मान लीजिए यह चालक मेरा यहाँ से यहाँ तक है, तो यहाँ से यहाँ तक 5 सेकंड में मेरा प्रवाहित हो गया कितना इलेक्ट्रॉन, 6.25 गुना 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन इस चालक से 5 सेकंड में प्रवाहित हो रहा है। तो हमें निकालना क्या है, चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का मान, मतलब विद्युत निकालना है, आई निकालना है। आई हमारा दिया हुआ क्या है, हमारा दिया हुआ है, यह हमारा दिया हुआ है ई, दिया हुआ है ई, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एन, यह हमारा हो गया एन, अरे यह हमारा है एन, और हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है ई, सॉरी आई निकालना है ना, करंट निकालना है, हमारा एन दिया हुआ है। तो देखिए फॉर्मूला आई इज इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई इज इक्वल टू होता है क्यू बाई टी, और क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा क्या होता है, क्यू इज इक्वल टू फॉर्मूला हमारा होता है एन ई।